हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू रमन्स फिजिक्स फंडास। जैसे कि आप जानते हैं, ये 12th क्लास के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का 4th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। इस वीडियो में मेजरली हम कवर करने वाले हैं 3 मेजर टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक है कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उस चार्ज के वजह से उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और फिर उसी एनर्जी की हम डेंसिटी करेंगे फाइंड आउट, और डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे, जब उस पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब हो जाए। तीसरा पॉइंट जो हमने देखना है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग स्लैब आ जाए। पहला है आपका कंडक्टिंग स्लैब और दूसरा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं, बट इससे पहले कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से वी गेट इनकरेज्ड और भी वीडियो आपके लिए लाएं। जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज कीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास ये है कि हमारे पास एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और दूसरे प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया है, या फिर दूसरे प्लेट को आप अर्थ भी कर सकते हैं। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के वजह से इस पे चार्ज डेवलप होना शुरू होगा। तो जब हम इसके ऊपर चार्ज डेवलप करते हैं, या फिर ये वोल्टेज सप्लाई इसके ऊपर चार्ज डेवलप कराएगा, तो पता चलता है कि इस चार्ज के डेवलपमेंट के वजह से जो चार्ज यहाँ पे क्यू चार्ज डेवलप होगा, चार्ज के डेवलपमेंट के वजह से इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। इस एनर्जी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो इस चार्ज को डेवलप करते समय आप जानते हैं कि जब इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं था तो इसकी चार्ज 0 थी, लेकिन फाइनली आप इस पे चार्ज अगर डेवलप करा रहे हैं तो धीरे धीरे ये प्लेट चार्ज हो रहा है। तो किसी सर्टेन अमाउंट तक मान लीजिए कि ये प्लेट चार्ज हो गया। तो चार्ज होने के बाद अगर आप फर्दर जो चार्ज करना चाहेंगे, यहाँ से फर्दर जो पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस प्लेट पे स्टोर होने के लिए, तो ये जो यहाँ स्टोर्ड पॉजिटिव चार्ज है एक रिपेल करेगा यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को। तो इसको फर्दर स्टोर करने के लिए इसके ऊपर चार्जेस हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन आपको करना पड़ता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, वही वर्क डन आपका एनर्जी के फॉर्मेट में जनरेट होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये जानते हैं कि वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाय डी क्यू, बहुत स्मॉल क्वांटिटी से आप इस चार्ज को चार्ज कर रहे हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो ये वर्क डन कितना होगा आपके पास, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू चार्ज। तो वोल्टेज सप्लाई हमने V अप्लाई किया है, और कितना चार्ज अभी डेवलप करना है इसके ऊपर डी क्यू, बहुत स्मॉल चार्ज धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए डी क्यू टर्म हमने यूज किया। फिर आप क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि एज वी नो कि वोल्टेज बराबर क्या होता है, आपने Q इक्वल टू CV पढ़ा हुआ है, CV। तो वोल्टेज विल बी इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। तो इस चीज को यहाँ इस फॉर्मूला में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है DW इक्वल टू Q अपॉन C डॉट DQ। अब इस इक्वेशन को आपने इंटीग्रेट करना है दोनों ही साइड, और इंटीग्रेट करते समय आपने ध्यान रखे DQ का आपने वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो DQ जो चार्ज हमने इसके ऊपर डेवलप करना शुरू किया था, तो उस समय चार्ज कितना था इस प्लेट के ऊपर, 0 चार्ज था, लेकिन बाद में इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाता है, कैपिटल Q चार्ज आता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे आप इंटीग्रेट करते तो DQ जो एक वेरिएबल है, चार्ज एक वेरिएबल है, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 टू कैपिटल Q। कैपिटल Q है इसका नेट चार्ज है। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, DW इक्वल टू क्या देगा आपको, वर्क डन देगा W, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/C आप
इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे क्योंकि C क्या है, कैपेसिटेंस है। यहाँ पे C कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसे आप इंटीग्रेट कीजिए dq डॉट q को। तो इसे इंटीग्रेट करते समय आपने लिमिट पुट कर दिया, लिमिट 0 टू कैपिटल Q पुट किया। फिर ये वर्क डन जो आपका आ जाता है W इक्वल टू 1/c q स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट करने के बाद, एंड दिस विल द इंटीग्रेशन वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. So this work done will be equal to 1/c. आप अपर लिमिट की वैल्यू पहले लिखते हैं तो कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 0 स्क्वायर अपॉन 2 ये तो फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये वर्क डन आपका, इसे पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करते हैं। ये वर्क डन कितना आ गया आपके पास, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये फाइनल फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। एक और चीज आप ध्यान दें कि चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या होता है, Cv। तो जब इस फॉर्मूला को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाता है 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। तो C से C कैंसिल हुआ तो इस समय आपका ये U आ जाता है 1/CV स्क्वायर। नेक्स्ट जो हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होता क्या है। तो अभी आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया जो था U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। आप ये एक बात जानते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो ऐसे शीट होती हैं, प्लेट्स होती हैं। इसकी सरफेस एरिया होती है, अपनी सरफेस एरिया दोनों प्लेट की फिक्स होती हैं, और इसकी सरफेस एरिया जो है आपके पास, वो सरफेस एरिया एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है ये सरफेस एरिया। तो इसे हम पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और दोनों प्लेट की डिस्टेंस होती है d, और दोनों प्लेट की जो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लेट की जो एरिया होती है वो होती है A। तो आप एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो यहां से आप V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब इसको इस फॉर्मूला में आपने रिप्लेस करना है। सिमिलरली आपने C की भी वैल्यू रिप्लेस करनी है। C की वैल्यू आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अगर C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और V की वैल्यू E इंटू D रिप्लेस कर दें तो आपके पास U की वैल्यू क्या आ जाएगी, U विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D मल्टीप्लाई बाय E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। तो D से D कैंसल हुआ तो U इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D। अब यहाँ पे ये देखिए A क्या है, एरिया है, और D क्या है आपका, डिस्टेंस है। तो एरिया और डिस्टेंस जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। तो इस वॉल्यूम वाले टर्म को, मतलब A और D वाले टर्म को आप इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, U अपॉन AD। दैट इज ये कौन सा टर्म है आपका, पोटेंशियल एनर्जी T अपॉन वॉल्यूम है दरअसल। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू कितना मिल गया आपके पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, व्हिच मींस कि ये जो टर्म आया आपका पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का टर्म आया, तो इसको हम UD से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कहने का मतलब यह है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। वो कैपेसिटर के प्लेट में आप क्या करते हैं, एक कंडक्टर की स्लैब रख देते हैं सर्टेन थिकनेस की, पूरी थिकनेस की नहीं रखते आप, सर्टेन थिकनेस की रखते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो अभी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सरफेस एरिया प्लेट का कितना है, A है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
डी है। तो आप जब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो कोई मीडियम नहीं होने की वजह से अभी जो इसकी कैपेसिटेंस है वो कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है। जब मीडियम यहाँ पे सिर्फ स्पेस है या फिर एयर है, तो जब स्पेस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में या एयर होता है तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्या होता है कि आप इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक आप कंडक्टिंग स्लैब को रख देते हैं और कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस होती है आपकी स्मॉल टी। सपोज कर लेते हैं कि इसकी थिकनेस स्मॉल टी है। तो आप जरूरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये पहला प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा प्लेट आपका नेगेटिवली चार्ज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट के तरफ है। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने इस कंडक्टर स्लैब को रखा तो कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, आपका स्लैब के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर क्या डेवलप होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप किधर देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन अ कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर उतने ही आपके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जितना का आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से अगर कोई आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कंडक्टर के अंदर, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है, ई नेट इक्वल टू आप क्या लिखेंगे कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों ही आपस में इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर आपको क्या दे देता है, जीरो। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो थिकनेस टी वाली कंडक्टर हमने लिया था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। यहाँ पे इस थिकनेस टी वाली कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो इसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी क्या आ जाएगा, वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वोल्टेज और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज थिकनेस टी के लिए जीरो आया है इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, जीरो। तो वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ किसके वजह से होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप आपका सिर्फ इस रीजन के वजह से होगा जिस रीजन में कोई भी कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नेट वोल्टेज, नेट पोटेंशियल ड्रॉप between plate of capacitor will be equal to what, V will be equal to E naught D minus T। सिर्फ इतने रीजन के लिए आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब E नॉट को आप क्या लिख सकते हैं कि E नॉट कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कैन बी रिटन एज E naught equal to sigma can be written as Q upon A into epsilon naught। तो इस फॉर्मूला को आपने यहाँ रिप्लेस कर देनी है। तो वोल्टेज विल बी इक्वल टू Q upon A epsilon naught D minus T। अब यहाँ से Q अपॉन V फाइंड आउट कर लीजिए जो कैपेसिटेंस देता है। तो ये कैपेसिटेंस एक मीडियम के इंसर्ट करने के बाद है तो इसीलिए इसे Cm लिखेंगे। तो कैपेसिटेंस Cm विल बी इक्वल टू Q अपॉन V, और यहाँ से अगर आप Q अपॉन V करें तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T। तो देखिए जब एक मीडियम इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब हमने इंसर्ट कर दिया, तो कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने के वजह से आपका
टोटल कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, पहले के कैपेसिटेंस से इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि पहले का कैपेसिटेंस तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, लेकिन अब का कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी है, विच मीन्स कि आप डिनोमिनेटर में कुछ न कुछ सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम होती है तो ओवरऑल डिवीजन की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर अगर इंट्रोड्यूस करते हैं कोई मीडियम, तो हमने उसका कैपेसिटेंस बढ़ते हुए देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इससे पहले आपने कंडक्टिंग स्लैब किया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब एक इंसुलेटिंग स्लैब को हम बोलते हैं कि इंसुलेटिंग स्लैब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस समय आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू अब कैसे वेरी करेगी। तो ये खासा डिफरेंस आपका कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, तो इसे बहुत ही गौर से आपने दोनों को पढ़ना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और पॉजिटिवली चार्ज कौन करेगा, इसको एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कर रहा होगा, और ये प्लेट क्या होगा आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से ये अटैच्ड है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दोनों की प्लेट के बीच की डिस्टेंस को आप डी सपोज कर लेते हैं, और इस पैरेलल के सरफेस एरिया को आप ए सपोज कर लेते हैं। लेकिन इसके बीच में आप क्या करें कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है आपकी, टी थिकनेस है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस की स्लैब है। सो व्हाट हैपेंस नाउ, जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस पे इंडक्शन होगा स्लैब के ऊपर। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, बट इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता है। आपने कंडक्टर में क्या देखा था कि इंडक्शन जो होता है बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होता है, और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन पूछे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपका जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर में तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखा था, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए जीरो के बराबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ई नॉट माइनस ई आई। अब क्या करते हैं कि यहाँ की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसीलिए दो तरीके के वोल्टेज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वोल्टेज ड्यू टू स्लैब एंड वोल्टेज ड्यू टू दिस एम्प्टी स्पेस। वोल्टेज ड्यू टू दिस स्लैब एंड वोल्टेज ड्यू टू दिस एम्प्टी स्पेस व्हिच इज इधर वैक्यूम और इट कंटेन्स एयर। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप का या पोटेंशियल ड्रॉप का, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू ई नॉट मल्टीप्लाई बाय डी माइनस टी। अब डी माइनस टी ये वाला डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस है, अगर डी में से आप टी माइनस कर देते हैं तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस बचेगा, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बचेगा। तो ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव है। प्लस और कौन सा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिलहाल ई लिख रहे हैं, तो ई मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एक आपका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब आपने एक रिलेशन देखा हुआ है, रिलेशन ये देखा हुआ है कि आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम बात करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर हम इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने ये देखा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम यहाँ पे क्या है हमारे पास, ई है, ये वाला टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, मीडियम का है, तो ई नॉट अपॉन ई लिखेंगे। तो यहाँ से अगर ई का फॉर्मूला आपको कोई पूछे तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन
के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो वोल्टेज, द पोटेंशियल ड्रॉप और द वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। सो नाउ आप दोनों ही टर्म से ई नॉट को कॉमन ले लीजिए, तो v विल बी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब ई नॉट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ई नॉट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो इसे आप रिप्लेस कर दिए इस फॉर्मूला में, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, v विल बी इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस t बाय k। ऑलराइट, तो अब यहाँ से q बाय v का रेशियो आपने फाइंड आउट करना है, और तो यहाँ से q बाय v विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम, और कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम अगर q बाय v यहाँ से आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस एप्सिलॉन नॉट a को आप दूसरे साइड ले जाइए, तो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, d माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये बहुत ही आपको यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने आ गया। एक और चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कुछ नहीं था, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस था, तो उस समय इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल टू इसकी कैपेसिटेंस होती थी। लेकिन अब जो मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो रही है, मतलब फिर से डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, आपका डिनोमिनेटर कम हो रहा है। तो डिनोमिनेटर अगर जब जब कम होता है तो डिवीजन होके आपको ये वैल्यू ओवरऑल क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। तो अगेन आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी कैपेसिटेंस में, तो आप क्या देखते हैं कि ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। जब मीडियम कोई नहीं था तो उसकी कैपेसिटेंस सी थी जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, लेकिन जब मीडियम डाइलेक्ट्रिक स्लैब आएगा तो उसके कैपेसिटेंस कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ गई। तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू अभी भी कम ही हो रहा है, इसीलिए ओवरऑल कैपेसिटेंस इसका क्या हो गया, इंक्रीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे इस चैप्टर के और इस कैपेसिटर के हम क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करेंगे, और बाकी चैप्टर का मैं कर चुका हूँ, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर अपलोड होने वाला है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज इट इनकरेजेस मी। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।